director of pathology who comes with an experience of more than 15 years in comprehensive lab diagnostics, has joined us, and she will be helping us understand thyroid for hormonal well-being. अगर हम अभी बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफरेंस क्या है? सी हाइपर, एनीथिंग हाइपर जब वर्ड आता है उसका मतलब होता है ज्यादा, सो रिक्वायरमेंट से ज्यादा, और हाइपो जब वर्ड आता है मतलब रिक्वायरमेंट से कम। सो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो हम उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आप एनर्जी बहुत जल्दी यूज होगी, जितनी नॉर्मली होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा जल्दी होगी यूज। तो इट विल नॉट ओनली मेक यू फील टायर्ड, you might be feel nervous, you might have a heart rate that is more than required, you might have heat intolerance, you might lose weight without any attempt। मतलब अच्छी डाइट और अच्छा खाने के साथ में आप कंटिन्यूसली लूज वेट करेंगे, तो ये सब चीजें हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म उसका उल्टा है, यानी कि जितना रिक्वायर्ड है हमें हार्मोन उससे कम मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो आपको जो आपका कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। ये कहा जाता है कि वुमेन आर मोर प्रोन टू बीइंग अफेक्टेड बाय थायराइड, तो वुमेन में ये ज्यादातर अफेक्ट करता है वुमेन में, तो व्हाई इज इट सो? क्यों ये वुमेन को ज्यादातर अफेक्ट करता है कंपेयर टू मेन? जो थायराइड डिसऑर्डर्स का नेचर है वो ऑटोइम्यून होता है, काफी फ्रीक्वेंटली वो ऑटोइम्यून टाइप के होते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स, और ऑटोइम्यूनिटी ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि फीमेल्स में ज्यादा होती है। तो एक तो ये कारण है कि फीमेल्स में थायराइड डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ऑटोइम्यूनिटी के लिए प्रोन होती है। दूसरा एक कारण है कि फीमेल्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें जो है जो एक ऐसी सिचुएशन है जबकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो ये सारी बातें फीमेल्स पे लागू होती है। तो जब भी आपका मेटाबॉलिज्म या आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट या आपकी वेरियस ऑर्गन रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो डेफिनेटली वो थायराइड डिसऑर्डर के मैनिफेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। अगर किसी को नहीं पता हो कि उसको थायराइड डिसऑर्डर है और वो कभी टेस्ट ना ले और उसकी वो डायग्नोसिस ना हो पाए, तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है डॉक्टर, अगर हम इसे अनट्रीटेड ही छोड़ दें? देखिए, थायराइड डिसऑर्डर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड आर वेरी हैजार्डस, आई शुड से, बिकॉज अनट्रीटेड थायराइड डिसऑर्डर की बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे मैंने आपको हाइपर और हाइपर जब मैंने बोला था, मैं आपको कुछ रूटीन सिम्टम्स बताए थे कि ये हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग के लेवल तक भी हो सकती है। जैसे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन तो ये हो सकती है कि यहाँ पे गॉइटर हो जाता है, उससे आपको स्वेलिंग और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। देन यू कैन हैव मिक्सिडीमा कॉमा, जिसको एक कंडीशन बोलते हैं, वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। उसमें पफिनेस ऑफ द फेस आ जाती है, एडिमा हो जाता है पूरी बॉडी पे, पिटिंग एडिमा हो जाता है, आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तक हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, आपकी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकती है। और हाइपर में अगर हम देख लें तो एक ग्रेव्स डिजीज और थायरोटॉक्सिकोसिस करके बहुत ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसके अंदर की आपकी प्रोट्रूशन ऑफ आईज हो जाती है, स्किन डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा आपका सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी अनट्रीटेड थी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर, स्क्रीन एंड डायग्नोस एंड मैनेज थायराइड डिसऑर्डर्स। डॉक्टर, कभी-कभी ये भी है कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो अगर हम खाएं तो अगर हमें थायराइड है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए सही नहीं होता है, तो फूड आइटम्स हमें नहीं खाने चाहिए अगर हम थायराइड पेशेंट हैं। तो ये कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए? विच फूड आइटम्स और फूड टू अवॉइड इफ यू आर डायग्नोस्ड विद थायराइड इम्बैलेंस?
फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फूड आइटम्स हैं जो इफ कंज्यूम्ड एक्सेसिवली, आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत रिपीटेडली उनको खाया तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसमें से हम कुछ गिन सकते हैं, लाइक क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कैबेज हो गया आपका, काले हो गया, ब्रोकली टू सम एक्सटेंट। ये सब चीज़ें अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जाएंगी तो ये आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है। आयोडीन वो मेन चीज़ है जिससे कि थायराइड हार्मोन बनता है, तो उस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस होते हैं। और इसका उल्टा अगर हम लें कि कुछ फूड है जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी आयोडीन पाई जाती है, जैसे सी फूड हो गए आपके, या बहुत ज़्यादा सी वीड्स खाने का आजकल ट्रेंड है, तो सी वीड, सी फूड, इनमें ऑलरेडी बहुत थायराइड है, फिर आयोडीन है, सॉरी, एंड देन आप आयोडीन आपके सॉल्ट, टेबल सॉल्ट से भी काफ़ी सारी ले रहे हैं, तो इन दैट केस आयोडीन एक्सेस हो जाता है, जो कि थायराइड के लिए ठीक नहीं है। बाकी जो आपके प्रोसेस फूड है, प्रोसेस मीट है, जैसे सी फूड मैंने कह दिया, आपका टू मच अल्कोहल है या कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, ये सब भी दे आर नॉट गुड फॉर द थायराइड हेल्थ। सो यू मस्ट अवॉइड ऑल दीज and you must have more of things that have antioxidants. किसी को थायराइड है और उसने मॉनिटर किया अपना थ्रू रेगुलर टेस्ट, उसने अपना हेल्थ मॉनिटर किया एंड उसके थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो गए, उसके बाद क्या उसे मेडिकेशंस कंटिन्यू करने चाहिए या वो स्टॉप कर सकता है? I think it's a very, very good question, and in my experience, I've seen lots and lots of patients over the years जो कि uncontrolled hypothyroidism के साथ आते हैं with these features, जैसे कि आपने कहा, जब भी वो दवाई लेते हैं वो नॉर्मल हो गए, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो नॉर्मल इसलिए हैं कि उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सोजीनस थायराइड हार्मोन दिया जा रहा है, तभी उनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में है, तभी उनका हर सिस्टम का हेल्थ कंट्रोल में है। एज सून एज वो एक्सोजीनस हार्मोन वो अपने आप स्टॉप कर देते हैं बिना किसी फिजिशियन की एडवाइस के, तो फिर वो उनके सारे सिस्टम्स गड़बड़ होने लग जाते हैं, जो भी थायराइड जिनकी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इट्स हार्डली एनीथिंग इन द बॉडी जिसको कि थायराइड अफेक्ट नहीं करता।